हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज हमारे साथ फाइनली मौजूद है 2022 यामाहा FZ S25 एडिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, और टाइटल थंबनेल लिखकर आप लोग समझ चुके होंगे। आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कितना प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आपको अवेलेबल हो रही है, कितना माइलेज ऑफर कर सकती है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी है, राइड करते वक्त ये बाइक आपको किस तरीके से फील दे सकती है, इन सारी चीजों के बारे में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ आज एक डिटेल डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बनियान ऑटोमोबाइल फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं और यामाहा की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल बनियान ऑटोमोबाइल को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। साथ ही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। साथ ही कोई क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हैं। आईडी आपको भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 2022 यामाहा FZ S25 वर्जन का वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कलर के बारे में बात करते हैं। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है मैट कॉपर कलर। दूसरी इसकी जो कलर आती है, जी हाँ फ्रेंड्स, दो ही कलर आप लोगों को मिलती है। दूसरी जो कलर आती है वो है मैट ब्लैक कलर। ये कलर मैं आप लोगों को इसकी जो 360 व्यू है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। फ्रंट से अगर शुरू की जाए या वाइजर आप लोगों को ब्लैक कलर में मिल रही है। अगर लेफ्ट व्यू में अगर आप लोगों को बताऊँ तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये आप लोगों को मैट कॉपर कलर में मिल रही है। ब्लैक कलर की यहाँ पर आप लोगों को स्टिकरिंग मिल रही है। अगर आप यहाँ पर नकल गार्ड में देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को कॉपर और ब्लैक कलर में मिल जाती है। स्टिकरिंग आप लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। टैंक पे अगर आप आ जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग को दो कलर की मिल जाती है। डुअल कलर टैंक है, मैट ब्लैक कलर में और ये मैट कॉपर कलर में। यहाँ पर आप लोग को ये जो यामाहा की लोगो है वो भी यहाँ पर आप लोग को मिल जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये FZ S25 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इंजन पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। और ये जो साइड पैनल वगैरह आप देख रहे हैं ये भी ब्लैक कलर में मिल जाती है। सीट काउल या फिर अगर आप साइड पैनल देखते हैं तो ये आपको ये कॉपर कलर में मिल जाती है। और पीछे जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को सिल्वर कलर में मिल जाती है। और नीचे अगर आप यहाँ पर ये व्हील देखते हैं ये आप लोगों को गोल्डन कलर में मिलती है। यहाँ पर भी आप लोग को व्हील गोल्डन कलर में मिल रही है। तो ये मैंने आप लोग को इसकी जो राइट व्यू थी दिखा दी है। लेफ्ट व्यू में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ठीक है, पूरी तरीके से सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर अगर अभी स्विंगाम देखते हैं तो ये भी आप लोग को यहाँ पर ब्लैक कलर में मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोग को यहाँ पर इसकी जो व्यू है पूरी तरीके से बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो कलर है व्यू है उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। प्राइस के बारे में अगर बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से इसकी जो ऑन रोड प्राइस बन सकती है वो मैं आप लोग को बता दूँ 1,79,868, या फिर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 भी कह सकते हैं वेस्ट बंगाल कोलकाता का अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस। ठीक है, तो देखिए अब प्राइस के बारे में बात हो चुकी है, कलर के बारे में बात हो चुकी है, थोड़ी सी अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। एक बल्कि सा लुक या फिर आप कह सकते हैं एक मस्कुलर सा लुक आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब ये जो टैंक का जो ये काउल है उसको देखिए, बहुत सारा मस्कुलर लुक ये देती है। ठीक है, मुझे तो ऐसा फील होता है। देखिए इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि है। ठीक है, मतलब भारी नहीं है, बल्कि है। ठीक है, देखने में जो फील देती है काफ़ी बल्कि देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर है या फिर आप कह सकते हो ओवरऑल इसका जो लुक है वो आप लोगों को देखने में कैसी लगती है। तो ये लुक प्राइस के बारे में बात हो चुकी है। चलिए अब इसकी जो एक्चुअल वॉक अराउंड उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर वाइजर की बात की जाए तो ये आप लोग को ये ब्लैक कलर में मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर प्लेट लगाने की जगह आपको मिल जाती है। और यहाँ पर आप लोग को LED DRL मिलती है। और यहाँ पर आप लोग को बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल जाती है। अब इसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आप लोग को दिखा देना चाहूँगा यहाँ पर इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को की दिखा दूँ। ये देखिए नॉर्मल की है, कोई वेव की वगैरह यहाँ पर आप लोग को नहीं दी जाती है। ठीक है, इसको मैं आप लोग को लगा के दिखा देना चाहूँगा। ये देखिए जैसे आप यहाँ पर ये ऑन करते हैं की को, अब देखिए यहाँ पर जो LED जो DRL है वो आपको जलती हुई दिख रही है। अब इसको अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये बटन दिया गया है। ठीक है, मैं इसका जो इग्निशन उसके ऊपर ऑन करना चाहूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी इसको ऑन कर रखा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये जो LED DRL है जल रही है। लेकिन अगर हेडलाइट को ऑन करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये जो स्विच दी गई है अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये जो हेडलाइट है ये मतलब ये जो आप प्रोजेक्टर हेडलैम्प देख पा रहे हैं ये अभी ऑन हो चुकी है। और अब देखिए आप इसकी जो ये हाई बीम में लो बीम में उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए हाई बीम में लो बीम में उसको आप ऑपरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एक स्विच की खासियत है कि यहाँ पर ये जो आप अगर बैटरी वगैरह अगर सेव करना चाह रहे हैं तो ये बहुत सही चीज़ है। ठीक है, मतलब इस स्विच का इस्तेमाल करके आप हेडलाइट को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। तो चलिए लाइट को बंद कर देते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इसकी खासियत है, मतलब आप हेडलाइट ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और चलिए थोड़ी सी नीचे आते हैं, बात करते हैं अब मडगार्ड की। अगर मडगार्ड की यहाँ पर क्वालिटी की बात की जाए तो बहरहाल ये मतलब आपको फाइबर की मिलती है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत सही क्वालिटी की आपको यहाँ पर मिल जाती है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाली टायर की तो बता दूँ, चाहे ये फ्रंट टायर हो चाहे वो यहाँ पर मिलने वाली रियर टायर हो, दोनों आप लोगों को MRF नैनो ग्रिप ज़ापर की टायर मिलती है। और जहाँ तक बात है फ्रंट टायर की सेक्शन की तो यहाँ पर बता दूँ 100/80 सेक्शन की आप लोगों को टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ ये जो एलॉय व्हील आप देख रहे हैं कलर की वजह से ना मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसकी जो फिनिश वगैरह दी गई है ना बहुत सही फिनिश यहाँ पर आप लोग को ये मिल जाती है। ठीक है,
और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स यहाँ पर ये टायर की, तो ये ट्यूबलेस टायर आप लोग को बिल्कुल मिल जाती है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाली सेफ्टी सिस्टम की, तो कंपनी ने यहाँ पर सही तरीके से आपकी सेफ्टी को एनहांस किया हुआ है। डुअल चैनल एबीएस दिया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो एबीएस की जो रिंग है ये आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। और साथ ही मैं बता दूँ, अगर फ्रंट में यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम की बात हो तो यहाँ पर आप लोग को 282 mm की डिस्क मिल जाती है, जो आप लोगों को यामाहा R15 वर्जन थी या वर्जन 4 में भी बिल्कुल मिलती थी। और जहाँ तक बात है सस्पेंशन की, यहाँ पर आप लोगों को एक चंकी सस्पेंशन मिल जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आप लोगों को 41 mm की मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यामाहा भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों को कन्वेंशनल जो आप लोगों को फोक मिलता था वही मिलती है, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से ये आप लोगों को 41 mm की मिलती है, जो देखने में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटी लगती है। और हाँ, अगर आप यहाँ पर डिस्क देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर बाइब्रेकी कैलिपर भी मिल रही है। कैसी इसकी मतलब परफॉर्मेंस है, चाहे वो सस्पेंशन हो चाहे वो इसकी ब्रेकिंग हो, मैं आप लोगों को जब राइड रिव्यू पे ले चलूँगा तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊँगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इसके टॉप कॉम्पिटिटर से, जो कि बिल्कुल बनती है बजाज की पल्सर F250, तो वहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम जो है आपको थोड़ी सी बेहतर दिखती है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को 300 mm की डिस्क मिल जाती है। बाकी जो सेटअप है आप लोगों को करीबन सेम दिखती है, ठीक है। और चलिए अब इस बाइक की जो हार्ट है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो मैं बेसिकली इंजन के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग को 249 cc एयर कूल 4-stroke 2-valve फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर पावर के बारे में बात की जाए तो आप लोग को 20.8 PS की पावर मिल रही है 8000 RPM पे। और जहाँ तक बात है यहाँ पर मिलने वाली टॉर्क की, तो बता दूँ यहाँ पर आप लोग को 20.1 Nm की टॉर्क मिल रही है 6000 RPM पे। अब मैं थोड़ी सी कंपैरिजन करना चाहूँगा F250 के साथ। अब देखिए F250 में आप लोग को 24.5 PS की पावर मिलती है, ठीक है। तो आप कहना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ी सी मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी इसको डिसएडवांटेज मिलती है। वहाँ पर अगर आप टॉर्क वगैरह देखेंगे ना, तो अगर आप चला के देखेंगे, बेसिकली मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप चला के देखेंगे तो टॉर्क डिलीवरी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आने वाले, लेकिन जो पावर जो यहाँ पर कम ज़्यादा है वो आप लोगों को चलाते हुए भी थोड़ी सी बिल्कुल फील होगी। और हाँ, इसमें आप लोगों को सिपर क्लच नहीं मिलती है, लेकिन हाँ F250 में आपको सिपर क्लच मिल जाती है, जो मेरे ख्याल से अगर होती है यहाँ पर तो मेरे ख्याल से पावर की जो कमी है वो पूरी तरीके से मतलब खत्म हो जाती है, ठीक है। मतलब पावर कम था, ठीक था, लेकिन सेफ्टी थोड़ी सी और एनहांस करने के लिए अगर यहाँ पर सिपर क्लच डाल दी थी कंपनी तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट बन सकती थी। वैसे तो F250 में भी और यहाँ पर अगर आप दोनों में देखते हैं तो आप लोगों को 5-speed गियर बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को उसमें कोई चेंज नहीं दिखती है। तो इंजन वाइज आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल तो है ही, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर पावर थोड़ी और ज़्यादा मिलती तो मेरे ख्याल से और बेटर हो सकती थी इसी कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए। अभी यहाँ कंपनी शायद इसकी जो नेक्स्ट अपडेट है उसमें इसकी जो पावर है उसको शायद कंपनी एनहांस भी कर सकती है। तो ये फ्रेंड्स इंजन के बारे में बात हो चुकी है। और चलिए अब इसकी जो रेयर सेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं टायर की। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ पर आप लोग को MRF नालो की ज़ैपर के टायर मिलते हैं। जहाँ तक बात है सेक्शन की, तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी चौड़ा यहाँ पर आपको ये टायर मिलता है। 140/70 सेक्शन का आप लोग को टायर मिलता है। ये सेम सेक्शन आप लोगों को FZ में भी दिख जाती है, आप लोग को R15 वर्जन 3 वर्जन 4 में भी दिख जाती है। लेकिन हाँ ये रेडियल नहीं है, मेरे ख्याल से अगर रेडियल होती तो और बेहतर बन सकती थी, ठीक है। F250 में भी आप लोग को रेडियल नहीं मिलती है पल्सर की। और जहाँ तक बात है यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर पीछे में भी आप लोग को मतलब ABS मिल जाता है, जो आप लोग को पल्सर F250 में नहीं मिलता है। साथ ही अगर यहाँ पर ये ब्रेकिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग को 220 mm की यहाँ पर आप लोग को ब्रेकिंग मिल जाती है, लेकिन अगर आप पल्सर में देखते हैं वहाँ पर आप लोग को 230 की मिलती है। तो आप कह सकते हैं 19-20 का दोनों में फर्क है, बहुत ज़्यादा दोनों में ब्रेकिंग में डिफरेंस नहीं दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ तक बात है सस्पेंशन की, तो आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को 7-step एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, स्टिफर है या फिर मतलब कितना झटका आपको लगता है बम पे या फिर गड्ढे पे, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल राइड रिव्यू के टाइम पे बताऊंगा। और जहाँ तक बात है F250 के साथ कंपैरिजन की, तो यहाँ पर भी सस्पेंशन या फिर आप कह सकते हैं ये जो ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह है वहाँ पर भी आप लोगों को करीबन सेम ही सेटअप देखने को मिल जाती है। और चलिए फ्रेंड्स अब थोड़ी सी इस बाइक के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर आप लोग को 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। थोड़ी सी आपको देख समझ के चलाना होगा अगर आप गड्ढे या बम वगैरह पे चला रहे हैं, क्योंकि 160 की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी मुझे कम बिल्कुल लगती है। और थोड़ी सी ऊपर अगर आज बात करें अगर सीट की, तो यहाँ पर आप लोगों को 795 mm की सीट हाइट मिलती है। इसका स्ट्रेट मतलब ये बनता है अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" या 5'6" तक की अमेरिका से इस बाइक को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कुशनिंग की, यहाँ पर काफ़ी सही कुशनिंग यहाँ पर आप लोग को दी जाती है, ठीक है। मतलब हार्डर साइड पे मैं कहूँगा तो ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग राइड्स वगैरह इस बाइक के साथ प्लान कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आप लोग के लिए एक सुइटेबल बाइक बन सकती है। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स यहाँ पर टैंक की, तो बता दूँ 14 लीटर का यहाँ पर आप लोग को टैंक मिल जाता है। जहाँ तक बात है माइलेज की, तो आप अराउंड 30 से 35 किलोमीटर तक की माइलेज इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड थर्ड सर्विस के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा रेव नहीं कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सर्विस पर डाल रहे हैं, तो 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज मेरे ख्याल से इस बाइक के साथ आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स इसकी वेट की, तो बता दूँ सिर्फ 154 किलोग्राम की इसकी वेट है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी हल्की ये बाइक आपको बिल्कुल फील होने वाली है। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आप ये लेफ्ट व्यू में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से कंपनी ये ऑफर करती है। मतलब कभी अगर आपकी गाड़ी साइड स्टैंड पे है, अगर आप गियर डालते हैं ऑन करके तो गाड़ी आपकी बंद हो जाती है, या फिर चलते चलते भी कभी अगर आपकी गाड़ी में अगर साइड स्टैंड गिर जाता है तो आपकी जो गाड़ी है वो शट डाउन हो जाती है, ताकि आपको मतलब एक्सीडेंट से बहुत हद तक राहत मिल सके। और अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट व्यू में दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये साड़ी गार्ड मिल जाता है, या फिर आप इसको लेग गार्ड भी कर सकते हैं। और ये जो चेन सिस्टम आप देख रहे हैं ये आप लोग को ओपन चेन मिलता है, मतलब 300 से 400 किलोमीटर की रेंज पे इसको आपको क्लीन ऑयल यूज कराना होगा ताकि इसकी जो
परफॉर्मेंस है वो भी सही हो सके और इसकी जो लाइफ है आप उसको भी बरकरार रख सके। और चलिए अब थोड़ी सी और ऊपर आता है और यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर ये हैंडल बार की। तो यहाँ पर आप लोग को एक मतलब नॉर्मल सी हैंडल बार मिलती है, लेकिन क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी तगड़ी क्वालिटी मिलती है। ये जब क्वालिटी की अगर बात करूँ तो ये बार एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे ये बहुत ज़्यादा खास लग रही है। और अगर मैं यहाँ पर ये स्विच गियर के बारे में बात करूँ तो पास लाइट का स्विच यहाँ पर आपको मिलता है। ऑलरेडी मैंने बताया कि आप अपना जो हेडलैम्प है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं यूजिंग दिस स्विच। अगर आपको हाईवे में लो बीम ऑपरेट करना है तो ये वाला स्विच आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको टर्न इंडिकेटर्स चाहिए तो आप बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर अभी इंडिकेट हो रही है तो इस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हॉर्न फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लाउड है, ठीक है। और अगर आप राइट साइड पे आते हैं ये बिल्कुल आप इसमें से इग्निशन ऑन कर सकते हैं। और चलिए अब इंजन का जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी मैं आप लोग को सुना दूँ। तो ये फ्रेंड्स आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा मतलब बेस तो है, ये थ्रूटियर भी है, ठीक है। और ये जो इंजन मतलब जितनी ज़्यादा रिफाइंड है ना वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल इसकी एग्जॉस्ट नॉइस से बिल्कुल वो समझ में आ जाती है। और चलिए अब इसकी जो मीटर कंसोल उसके बारे में बात करते हैं। एक नॉर्मल से मीटर कंसोल है जो आपको जो FZ वर्जन में देखने को मिल जाती है। नेगेटिव मीटर कंसोल यहाँ पर आपको यामाहा की लोगो मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो न्यूट्रल सेंसर है वो आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और जैसे मैं इसको ऑफ करके एक बार दोबारा ऑन करना चाहूँगा, ये देखिए पूरा एक स्वाइप लेती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ये टैको देखने को मिल जाती है, स्पीडो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ओडो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सिर्फ सिलेक्ट का एक ही बटन यहाँ पर दिया गया है, इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए ट्रिप एफ दिखा दी क्योंकि फ्यूल इसमें कम है, ट्रिप 1 ट्रिप 2, ठीक है। उसके बाद देखिए किलोमीटर पर लीटर और यहाँ पर अभी आपको ये एवरेज भी दिखाती है, ठीक है। ये देखिए एवरेज के बाद ये देखिए दोबारा ये टाइम भी आपको दिखा रही है और दोबारा ओडो पे आ जाती है। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ABS का जो लाइट है वो ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। मेल फंक्शन लाइट यहाँ पर ये जो है वो भी ब्लिंक हो रही है। तो एक आप कह सकते हैं नॉर्मल से यहाँ पर आपको मतलब मीटर कंसोल मिल जाता है। सिर्फ एक चीज़ की यहाँ पर कमी है वो है यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर की, ठीक है। अगर उसमें ये लग जाती ना मेरे ख्याल से यहाँ पर गाड़ी में मतलब ये जो मीटर कंसोल है पूरी तरीके से कंप्लीट बन जाती। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थी या फिर आप कह सकते हैं फीचर्स थी वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और चलिए अब इसकी जो राइड व्यू उसमें आप लोगों को लेकर चलता हूं ताकि बता सकूं कि डायनामिक पोजीशन में ये गाड़ी कैसी परफॉर्म करती है। तो चलिए फ्रेंड्स 2022 यामाहा FZ S25 एडिशन का राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट गियर पे गाड़ी है और ये अभी गाड़ी आ गई है सेकेंड गियर पे, हेलमेट का सी शट डाउन। और चलिए अब बात करते हैं। और ये थर्ड गियर पे मैंने डाल दिया। अब फ्रेंड्स ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में इसलिए आप लोगों को गिना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को गियर पोजीशन सेंसर नहीं मिलती है। थर्ड गियर पे भी गाड़ी है और ये मैंने इसको फोर्थ पे डाल दिया। और चलिए अब आराम से बात करते हैं। जहाँ तक बात है फर्स्ट इंप्रेशन की, ठीक है। यहाँ पर सीटिंग पोजीशन आपको काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होती है, लेकिन हाँ आप जब गाड़ी पर फर्स्ट टाइम बैठेंगे ना तो आपको जो सीट है वो काफ़ी हार्ड महसूस होगी, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है। हार्ड है लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं, ठीक है। मतलब आपको अब यहाँ पर जो हैंडल बार है वो भी थोड़ा सा ऊपर है तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आप NS पे MT पे बैठते हैं तो वो थोड़ा सा झुकता है सामने की तरफ, लेकिन यहाँ पर उसकी भी आपको नहीं झुकनी होती, ठीक है। हल्का सा बेंड होता है लेकिन NS या फिर अगर आप इसको MT से अगर आप कंपेयर करते हैं तो उतना भी आपको सामने नहीं झुकना होता। लेकिन अगर आप फुट पैक देखेंगे तो हल्का सा रियर फिटेड है ताकि मतलब कंपनी चाह रही है कि आपको कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन भी मिल सके, आपको एक स्पोर्टी जो स्टांस है वो भी आपको मिल सके। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सीटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है। लॉन्ग राइड्स के लिए मेरे ख्याल से सूटेबल है क्योंकि लॉन्ग राइड्स में जब आप जाते हैं ना तो अगर सीट अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होती है तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो मेरे ख्याल से सीट इज़ ओके, ठीक है। यू कैन गो फॉर लॉन्ग राइड विद दिस सीट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। तो ये फ्रेंड्स सीटिंग पोजीशन के बारे में बात हो चुकी है। और चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर टायर के बारे में। थोड़ी सी मुझे यहाँ पर सेटिस्फैक्शन है, थोड़ी सी यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी है। क्यों? चलिए सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मैंने गाड़ी को फोर्थ गियर पे डाल दिया है, ठीक है। स्पीड थोड़ी कम है। और फिर जहाँ तक बात है फ्रंट में मिलने वाली टायर की, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को मतलब MRF की टायर मिल रही है, नानोक्लिप ज़ैपर की, ठीक है। 100 सेक्शन की आप लोगों को वहाँ पर टायर मिल जा रही है। और जहाँ तक बात है रेयर सेक्शन की टायर की, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, ठीक है। मतलब 140 सेक्शन की टायर है, बहुत बढ़िया बात है, ग्रिप आपको बहुत मतलब यहाँ पर बेहतर मिल जाती है, लेकिन यार ये रेडियल होनी चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि अगर आप यामाहा R15 वर्जन 4 वर्जन 3 में चले जाते हैं या फिर अगर आप MT15 में भी चले जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को रेडियल टायर मिलती है। एटलीस्ट ये 250 सीसी की गाड़ी थी तो मेरे ख्याल से अगर ये रेडियल टायर मिल जाती कंपनी की तरफ से तो क्योंकि देखिए अब आप आफ्टर मार्केट जाकर रेडियल टायर बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब आप काफ़ी यहाँ पर अमाउंट पे कर रहे हैं। अराउंड आप इसमें 1,78,000 तक यहाँ पर पे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर रेडियल टायर होती मेरे ख्याल से ये और बेहतरीन टायर बन सकती थी, ग्रिप आपकी और बेहतर हो सकती थी विद द रोड। ये टायर के बारे में बात हो चुकी है फ्रेंड्स। वैसे भी यहाँ पर इसकी जो ग्रिप है बहुत बढ़िया। आगे मैं आप लोगों को जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसमें बता पाऊंगा कि यहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी कितना बेहतर मिल पा रही है। हाँ फ्रेंड्स जहाँ तक बात है सस्पेंशन की तो बता दूँ, देखिए सामने यहाँ पर अभी एक बम्प है,
ये देखिए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए काफ़ी मतलब मैं हल्के स्पीड पे हूँ, अभी आप कह सकते हैं अराउंड 10-15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर शायद मैं था, लेकिन हाँ यहाँ पर झटका मुझे मतलब जो बैक है उसमें थोड़ी सी बिल्कुल महसूस हुई है। लेकिन कंपेयर टू द मतलब रियर सस्पेंशन आप कह सकते हैं कि फ्रंट जो सस्पेंशन आपको हल्की सी मतलब उसमें सॉफ्टनेस फील होगी, लेकिन हाँ वो भी मतलब सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, वो भी मीडियम साइड पर ही है। लेकिन हाँ जो रियर सस्पेंशन है ना उसमें आपको अगर आप छोटी मोटी अगर आप गड्ढे पे जा रहे हैं या फिर आप छोटा मोटा अगर आप बम्प पे जा रहे हैं मेरे ख्याल से उसमें तो आप बिल्कुल इस जो शॉक है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन थोड़ी सी अगर आप ज़्यादा गड्ढे वाली अगर आप सड़क पे जा रहे हैं या फिर थोड़ी ज़्यादा बम्प पर अगर आप जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो झटका है ना वो आपको आपके बैक पे बिल्कुल फील होगी। तो सस्पेंशन आप कह सकते हैं फ्रेंड्स की इज ऑन द स्टीफर साइड, और सामने की जो सस्पेंशन आप कह सकते हैं इज ऑन द मिड साइड, ठीक है। मतलब इसमें जो ये कॉम्बिनेशन दी गई है बहुत खास है, मेरे ख्याल से बहुत सही दी गई है। और हाँ देखिए अब मैं यहाँ पर आपको छोटा सा एक टर्निंग रेडियस टेस्ट लेके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये टर्निंग रेडियस, ये देखिए हल्की सी जगह पे टर्निंग रेडियस, ठीक है। टर्निंग रेडियस पे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मतलब फील नहीं होगी, हल्का सा अगर आप छोटा सा भी रोड है आप बिल्कुल अपनी जो गाड़ी है उसको आप बिल्कुल सही तरीके से टर्न कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सस्पेंशन की बात कर रहे थे, तो अगर आप इसको देखिए अगर आप हाईवेज पे जाना चाह रहे हैं यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप यहाँ पर कॉर्नर्स अटैक करना चाह रहे हैं, अगर आप गाड़ी को लीन करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन बाइक आपको बिल्कुल महसूस होगी, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है ना बहुत बढ़िया है। 140 की पिछला टायर, 100 सेक्शन का आपको सामने का टायर मिलता है, तो मिला जुला के आप कह सकते हैं सस्पेंशन और टायर का यहाँ पर जो सेटअप है मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत सही दी गई है, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स अब इस बाइक का जो ब्रेक टेस्ट है वो भी करके देख लेते हैं कि कितना अच्छी तरीके से ब्रेक आप लोगों को ये परफॉर्मेंस दे सकती है। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे कि फ्रंट ब्रेक 60 पे, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, देन रियर ब्रेक टेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस है, तो साथ में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो एबीएस का इंट्रूशन है वहाँ पर आप लोगों को कितना मिल रहा है, और फिर दोनों को एक साथ अप्लाई करके देखेंगे दोनों ब्रेकों को कि यहाँ पर आप लोगों को जो ब्रेक एफिशिएंसी है वो कितनी बेहतर मिली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसमें जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे एट 60। ओ हो 282 mm का यहाँ पर फ्रंट में डिस्क है फ्रेंड्स। ये सेम डिस्क आप लोगों को आप कह सकते हैं कि Yamaha R15 वर्जन 4 या M में भी मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बाइट है इसकी काफ़ी बेहतरीन बाइट है, मतलब आप जितना ज़्यादा लीवर पुल कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको बाइट मतलब उसकी जो मतलब फीडबैक है ना उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से मिल रही है। और चलिए अब जो रियर है उसको भी टेस्ट करते हैं 60 पे। हाँ एबीएस का इंट्रूशन हुआ है फ्रेंड्स, अभी हल्का सा मतलब ब्रेक झटका लिया है ब्रेक ने, ठीक है। एबीएस का इंट्रूशन हल्का सा दिखाया जब आप बहुत ज़्यादा जो रियर जो लीवर है, ठीक है, जो आपके फुट ब्रेक पे जो रियर लीवर है जब आप उसको प्रेस कर रहे हैं हल्का सा आप लोगों को वहाँ पर वो जो एबीएस का जो इंट्रूशन वो हल्का सा दिख रहा है। और चलिए अब दोनों को साथ में पुश करके देखते हैं। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, इट्स टू गुड ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया ब्रेक है। 60 तक मैंने अभी इसका स्पीड लिया था, और इसके जो ब्रेक है दोनों ब्रेक अगर आप साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से इसकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है लाजवाब है, ठीक है। और हाँ रियर जो यहाँ पर एबीएस आपको दिख रही है ना उसका इंट्रूशन मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको बेहतर दिख रही है, ठीक है। मतलब फ्रंट में इंट्रूशन यार आपको एबीएस का उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन रियर जो ब्रेक है उसका इंट्रूशन आपको फ्रंट ब्रेक के मुकाबले ज़्यादा दिख रहा है। दोनों बार जब मैंने रियर ब्रेक अप्लाई किया था दोनों बार, क्योंकि मैंने एक्सट्रीम अप्लाई किया था तो मुझे जो एबीएस है उसका इंट्रूशन दिखा है। और चलिए फ्रेंड्स अब इसकी जो इंजन उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 249 आप कह सकते हैं 250 सीसी की इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो मतलब इनिशियल जो पुल है वो दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले गाड़ी को मैं फर्स्ट गियर पे मैंने अभी डाल दिया, ये देखिए फ्रेंड्स, शायद आपको समझ में आई होगी, मतलब जो खींचती है गाड़ी, ठीक है। अगर आपने हल्का सा थ्रॉटल दिया फर्स्ट गियर लेके तो बहुत सही है, लेकिन अगर आपने गलती से भी थोड़ा सा ज़्यादा थ्रॉटल अगर आपने खोल दिया ना तो ये आपको बहुत ज़ोर से खींचती है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप लोगों को जो इनिशियल टॉर्क है, जो इनिशियल पंच है गाड़ी में आपको बहुत बेहतरीन मिलती है। और जैसे आप इसकी जो मिड रेंज है आप कह सकते हैं कि अराउंड 4-5 हज़ार आरपीएम तो जब आप जाते हैं ना तो इसमें से जो पुल है आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है। और हाँ टॉप एंड पे भी अगर आप जाते हैं तो भी वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मतलब पुल मिल जाती है। लेकिन मिड रेंज पे इसका जो पुल है या फिर आप कह सकते हैं इनिशियल जो रेंज है, ठीक है, इनिशियल इसकी जो पुल है वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है व्हेन कंपेयर टू इट्स टॉप एंड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स थ्रू आउट द रिव रेंज आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं मतलब फर्स्ट गियर सेकंड गियर तक भी आपको बहुत ज़्यादा खींचते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप फोर्थ या अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर तक जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को एक लीनियर एक्सेलरेशन आपको इसमें से बिल्कुल फील होता है, लीनियर पावर आपको यहाँ पर फील होती है। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर इंजन के बारे में बात कर लिया। और जहाँ तक बात है क्लच एंड गियर की, तो क्लच एक्शन इज ऑन द मीडियम साइड, सॉफ्टर नहीं है मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर स्लीपर क्लच मिल जाती है, क्योंकि अगर आप F250 से कंपेयर करते हैं पल्सर की तो वहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच मिलती है, लेकिन यहाँ पर
आप लोग को नहीं मिल रही है। तो वहाँ पर असिस्ट का फंक्शन दिया है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्लच एक्शन है यहाँ पर थोड़ी सी आपको मतलब हार्डर साइड पे महसूस होती है। लेकिन अगर आप गियर कहते हैं तो एक परफेक्ट गियर शिफ्ट होती है फ्रेंड्स, ना मतलब ज़्यादा ना कम, जितना आपको गियर दबना चाहिए उतना ही दबती है। एक सेटिस्फैक्टरी क्लिक साउंड भी यहाँ पर आपको बिल्कुल मिल जाती है, ठीक है। तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पर गियर हार्ड है, गियर स्मूथ है, ठीक है। अगर आप थोड़ी और अगर क्योंकि अभी थोड़ी ये बाइक बिल्कुल न्यू है तो मुझे थोड़ी सी तो हार्ड बिल्कुल महसूस हो रही है, लेकिन स्मूथ है। तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जब आप इसको लॉन्ग रन पे चलाएंगे, अब 3rd-4th सर्विस हो जाने के बाद मेरे ख्याल से ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी और काफ़ी स्मूथ आपको ये बिल्कुल महसूस कराएगी। तो ये फ्रेंड्स क्लच एंड गियर के बारे में बात हो चुकी है, और चलिए अब इसको जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी करके देखते हैं, और तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर स्टेबिलिटी और वाइब्रेशन गाड़ी में आप लोगों को कितना फील हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 2022 यामाहा FZ S25 का एक्सेलरेशन टेस्ट। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि 0 to 60, 0 to 100, 0 to 120 ये कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है। साथ ही देखने की ये भी कोशिश करेंगे कि कितने गियर पे ये कितना स्पीड अचीव कर रही है, और आप लोगों को कितना वाइब्रेशन और स्टेबिलिटी ये गाड़ी प्रोवाइड कर पा रही है एट डिफरेंट स्पीड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये हेलमेट का वाइजर डाउन, गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया है। फर्स्ट गियर पे भी गाड़ी है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। 38 तक फर्स्ट गियर में गई है, 55 तक सेकेंड गियर में, अराउंड 70 तक थर्ड गियर में चली गई थी, 4th गियर में है अभी गाड़ी। देखते हैं कितना ये स्पीड ले पाती है। और फ्रेंड्स वाइब्रेशन का तो मुझे कोई, अब देखिए ये 116 तक है ये 4th में, और फ्रेंड्स हल्का सा फुटपेक पे वाइब्रेशन तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन है बहुत ज़्यादा अनोइंग मैं इसको नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें से ये अनोइंग फील हो रही है। अभी ये 5th गियर में ऑलरेडी गाड़ी आ चुकी है। अभी देखिए अराउंड 129 का स्पीड भी ये ले रही है, 131। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी देख लिया। और फ्रेंड्स मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि वाइब्रेशन आपको हल्की सी बिल्कुल महसूस हो रही है। जब आप अराउंड 110 या 15 के ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपको हल्की सी वाइब्रेशन महसूस हो रही है, लेकिन हाँ वो अनकंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। और स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है फ्रेंड, 110 115 तक आपको स्टेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन हाँ उससे ऊपर अगर आप चढ़ रहे हैं, अगर विंड ब्लास्ट थोड़ी ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल हो सकती है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रोड कंडीशंस। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो अबव 110। तो ये फ्रेंड्स मैंने इंजन के बारे में बात कर लिया है। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स यहाँ पर मिरर की, तो बता दूँ यहाँ पर जो रियर व्यू है ना मिरर में आपको काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर हो रही है इस गाड़ी में, अगर गाड़ी में यहाँ पर ये कंसोल में अगर यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर लग जाता तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी में और कोई कमी ही नहीं बचती, ठीक है फ्रेंड्स। और ब्रेकिंग का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डुअल चैनल ABS और ब्रेकिंग की जो परफॉर्मेंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, विच इज़ एक्जैक्टली सेम व्हाट यू गेट इन R15 वर्जन 3 एंड वर्जन 4 और वर्जन M। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने मेरे ख्याल से सब कुछ बता दिया। और चलिए अब थोड़ी सी यहाँ पर मैन्यूवरेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ी, यहाँ पर एक हल्का सा आपको यहाँ पर मैं टर्न करके बताता हूँ। ये देखिए काफ़ी मतलब स्मूथली मैंने यहाँ पर इसको लीन किया था अभी। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप मैन्यूवरेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को गाड़ी अगर आप लीन भी करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत इजीली लीन कर सकते हैं। गाड़ी आपकी बात मानती है, चाहे आप डायरेक्ट लीन कीजिए, बाय लीन कीजिए, बहुत सही तरीके से मानती है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप बहुत हाई स्पीड पर अगर आप लीन कर रहे हैं तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। एटलीस्ट 70-80-90 किलोमीटर पर आवर पे अगर आप लीन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स गाड़ी में ओवरऑल फील की, तो बता दूँ मतलब यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आप लोगों को टॉर्क मतलब डिलीवरी मिल जाती है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर F250 से कंपेयर करते हैं ना तो वहाँ पर क्योंकि देखिए पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन टॉर्क डिलीवरी वहाँ पर आप लोगों को भी सेम देखने को मिल जाती है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, टॉर्क भी वहाँ पर मतलब अगर आप पेन पेपर पे देखेंगे थोड़ी सी ज़्यादा वहाँ पर आप लोगों को मिल रही है, इसलिए उसकी जो टॉप स्पीड है आप लोगों को वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा इसके मुकाबले बिल्कुल मिलती है। और हाँ वहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूल्ड इंजन ही मिलती है जो यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। तो ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है। स्टेबिलिटी के बारे में बताया है, इंजन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, यानी कि हल्का सा टर्निंग रेडियस भी मैंने आप लोगों को अभी दिखा दिया है, और साथ ही मिरर वगैरह, सस्पेंशन वगैरह, ब्रेक वगैरह सबके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूँ ये राइड आपको पसंद आई होगी।